दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति का इतिहास रहा है। अदालतों के फैसले राजनीतिक सत्ताओं की नींव को हिला डालते हैं और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला निकल कर आया है जो मौजूदा मोदी सत्ता की नींव को अब हिला सकता है। याद कीजिए 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। उस वक्त चुनाव के वक्त सत्ता का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो तब प्रधानमंत्री थी, फैसला सुनाया था। उसके बाद ही इस देश पर इमरजेंसी थोप दी गई थी। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी या उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक भाषण का ऐसा टुकड़ा है जो सीधे तौर पर मोदी सरनेम लिए हुए नेताओं को कटघरे में खड़ा करता है। और जिन 3 नामों का जिक्र किया गया था उसमें ललित मोदी थे, नीरव मोदी थे और इंडिकेशन मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यह कहते हुए रोक लगाई कि किसी भी फैसले को लेकर अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि कोई ऐसी सजा जो कि किसी भी इस देश के ऐसे व्यक्ति को लेकर जो समाज के भीतर प्रभावी हो और जो पब्लिक स्पीच का हिस्सा हो, उसको लेकर अधिकतम सजा इस तौर पर दी गई, लगता है जैसे उनकी संसद सदस्यता चली जाए। और उस फैसले पर रोक जिस बहस के बाद लगाई गई और इस बहस में सरकार की तरफ से जो भी तर्क दिए गए या फिर राहुल गांधी की तरफ से उनके वकीलों ने जिन तर्कों को रखा, वह भी आज सुनने लायक स्थिति है। क्योंकि सरकार लगातार चाहती थी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द रहे, वो पार्लियामेंट के भीतर ना आ पाए। और राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर दिया गया अपना आखिरी भाषण इस देश के भीतर के कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े मुखिया अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर था, जिस भाषण के एक बड़े हिस्से को हटा दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक ऐसी परिस्थिति में हुआ है जहां 2024 को लेकर राजनीतिक तौर पर नई मुश्किल सरकार के सामने खड़ी हो गई है? क्योंकि जो कुछ हो रहा था लगातार, खास तौर से अडानी कांड के बाद से इस देश के भीतर में, और जो फैसले सरकार ले रही थी उसमें सबसे बड़ा फैसला पहले राउंड में राहुल गांधी के भाषण को स्पॉन्ज करना था, यानी उन शब्दों को हटाना था। और दूसरा, राहुल गांधी को सजा उस मामले में दी गई जो 2019 से चला आ रहा था और 2023 में आकर वो फाइल खोली गई, सजा दी गई और उसके बाद एक झटके में सारी कार्रवाई होती चली गई कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव ना लड़ सकें, वो अपराधी घोषित हो जाएं, संसद सदस्यता चली जाए, सरकारी बंगला ना रहे। ये सारी परिस्थिति की गई। तो क्या एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो सरकार की पूरी रणनीति को धराशायी करता है? हमें लगता है कि आज इस फैसले को देने से पहले अदालत के भीतर क्या हो रहा था उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारी आंखों के सामने है, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कैसे पूर्णेश मोदी के जरिए जिन तर्कों को गढ़ा गया और जिस तरीके से अदालत ने सजा सुनाई और जिस प्रक्रिया के भीतर हाईकोर्ट ने 66 दिन तक वक्त लिया फैसला सुनाने में, और उसके बाद अब यह सुप्रीम कोर्ट आया, कहीं कोई तर्क दिया नहीं गया और मौजूदा वक्त में यह कहा गया कि आप हमारी भी सुनिए, जो पूर्णेश मोदी की तरफ से किया गया। तो क्या भारत की राजनीति का यह एक ऐसा वक्त है जो आने वाले वक्त में बहुत परिवर्तन की परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है, या फिर मोदी सत्ता या मोदी या अमित शाह की राजनीतिक परिस्थितियां जिस बिसात को बिछाती है उसको बिखरा कर रख दिया गया है? हमें लगता है शुरुआत में सिलसिलेवार तरीके से एक बात समझ लीजिए। वह आखिरी कमेंट जब जस्टिस गवई फैसला देने वाले थे, उससे पहले पूर्णेश मोदी की तरफ से या कहें सरकार की तरफ से जो शख्स मौजूद थे, राम जेठमलानी साहब जो मौजूद थे, उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि लोक प्रहरी का सिर्फ एक वाक्य मैं इंगित करना चाहता हूं जिसे सिंघवी साहब ने नहीं पढ़ा, नहीं बताया। सिंघवी साहब राहुल गांधी की तरफ से मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा
ये आखिरी लाइन थी उनकी, यानी सरकार की तरफ से कही गई आखिरी लाइन। दोषी ठहराने के लिए अपीलीय अदालत में निहित अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि अस्थिर या तुच्छ आधार पर दोष सिद्धि लागू ना हो, गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए, यानी प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए अदालत को, यह सुप्रीम कोर्ट के भीतर जेठमलानी साहब कह रहे हैं। और उसके बाद जो फैसला आया उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीच में समझना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि उससे पहले की पूरी बहस में वो तमाम कच्चे चिट्ठे खुलते चले गए, जिसमें सरकार ने किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत और पूर्णेश मोदी का केस किस तरीके से उभर कर आया, वो सब कुछ खुल गया आज। हालांकि यह भी कहा गया कि सिर्फ यह सजा राहुल गांधी के लिए नहीं है, बल्कि जिन मतदाताओं ने उन्हें चुना है आप उन्हें भी सजा दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर इन बातों का जिक्र किया जा रहा था, उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि जिनका नाम पूर्णेश मोदी है, दरअसल वह तो मोदी उनका है ही नहीं सरनेम, उनका तो भुतला होता था दूसरा सरनेम, और उस परिस्थिति के भीतर उन्होंने मोदी रख लिया, भूताला सरनेम था उनका। लाइन यहां से शुरू होती है। उसके बाद कहा जाता है, इन्होंने जिक्र किया कि 13 करोड़ लोग जो इस स्मॉल कम्युनिटी कहते हैं वह इसमें शामिल हैं। तो क्या सभी बीजेपी ऑफिसर या बीजेपी के ऑफिस से जुड़े हुए या वो बीजेपी होल्डर्स ही हैं? क्योंकि 13 करोड़ लोगों में जिनका जिक्र किया जा रहा है, इनमें कोई समानता नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई होमोजेनिटी नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन इस रूप में करें कि सभी एक हैं, ऐसा भी नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। और जिन नामों का जिक्र किया उन्होंने कोई मुकदमा नहीं ठेका। एक दूसरे व्यक्ति ने जो गुजरात से आते हैं, उन्होंने, पूर्णेश मोदी ने, जिनका ओरिजिनल सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने ये ठोक दिया। तो इंटेंशन भी साफ दिखाई देती है दूसरी तरफ से, यानी आप आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। यहां तो खेल उल्टा है कि आप जिस पर आरोप लगाकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं की इंटेंशन ठीक नहीं है। और इसमें बहुत साफ तौर पर जिक्र किया गया, जो 499 आईपीसी है, इसका जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, उसमें कहा गया कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्धारित नहीं है, जब तक यह किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता हो, यानी मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को कम ना करता हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जिन शब्द का इस्तेमाल किया गया, मॉरल ट्रूपेटोइड, वह भी यहां पर कहीं फिट नहीं बैठता है। तो ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? क्या अदालत ने यूं ही आरोप लिख दिए या पहले से लिखे हुए थे? क्योंकि जब आपराधिक इतिहास का जिक्र हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर भी चर्चा हुई कि जो अदालत का फैसला था सूरत की अदालत में, जिसमें 9 या 11 केसेस का जिक्र किया गया था कि इनका यह आपराधिक इतिहास है, तो उन केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट देख ले, परख ले। ये सारे केस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हैं, यानी किसी को कोई सजा इस दौर में इस माध्यम से नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी पर फैसला देने के लिए अदालत ने इसे आधार बना लिया। इसके मतलब क्या है? 15 मिनट का वक्त दिया गया था राहुल गांधी के वकील को, 15 मिनट का वक्त दिया गया था सरकार के वकील को, और जो राहुल के वकील थे उन्होंने कहा कि जो 13 करोड़ लोगों में से सभी पीड़ित लोग भाजपा विधायक या फिर उनसे जुड़े कार्यकर्ता ही हैं, और जिस नैतिक अधमता क्यों और कैसे किस बात पर निर्णय लिया गया है उससे कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता, और सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला गया कि राहुल गांधी को सजा दे दी जाए। क्या ऐसी परिस्थिति थी? हालांकि अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि वाकई कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आप कैसे निर्णय ले रहे हैं नैतिक तौर पर, या ऐसे सजा को क्यों सुना रहे हैं। इस पर वकील के जरिए और भी कई तर्क गढ़े गए, जिसमें बहुत साफ था कि दरअसल यह गंभीर मामला है, असाधारण मामला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अयोग्यता का जब सामना करना पड़ता है तो उसके बाद उस परिस्थिति में अदालत भी सक्रिय होती है। लेकिन राहुल के वकील ने जानकारी दी कि 66 दिनों तक आदेश को सुरक्षित रखा गया, और इन आदेश को सुरक्षित इसलिए रखा गया कि किसी नए सबूत की खोज हो रही थी, और कोई सबूत नहीं मिला तो एक व्यक्ति कहीं से निकल कर आया। और इस बीच में यह भी जानकारी आई, जो शायद इससे पहले जानकारी नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी आई कि शिकायतकर्ता ने अखबार की एक कटिंग देखी थी और एक व्हाट्सएप उनके पास आया था, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने ये केस कर दिया।
यह कहा गया राहुल के वकील की तरफ से, जिसके काउंटर में तर्क दिए गए। लेकिन बावजूद इसके शिकायतकर्ता उसके बाद हाईकोर्ट जाता है और मुकदमे पर रोक भी लगाता है अधिक सबूत पाने के लिए, जिससे वो खाली इस दौर में करवा लेता और 1 महीने बाद सजा दी जाती है, क्योंकि कोई सबूत इस रूप में नहीं मिलता है। एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है गणेश, और वो कई वर्षों के बाद या कई महीनों के बाद उसका आविष्कार हो जाता है। यानी इस केस के भीतर के जो खोखलेपन थे वह एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के सामने उभरते चले जा रहे थे। और उस दौर में जो परिस्थिति इस दौर में जस्टिस गवई की थी, वह लगातार सवाल कर रहे थे कि हम क्या यह भी कहें कि वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। और जिस गणेश का जिक्र कर रहे हैं वह तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, और 21 महीनों के बाद वो आता है और वो इच्छुक व्यक्ति बन जाता है। ये कौन सी परिस्थिति है? लेकिन इसके काउंटर में जो वकील पूर्णेश मोदी के थे वो कहते हैं जी नहीं, ढेर सारे सबूत, और उसमें जो गणेश याजी का नाम है उसने तो आवेदन का दिया था, इलेक्शन कमीशन का टेप दिखाया गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे देखा है। और उसके बाद जिरह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने यह भी कही बात कही कि कई जगह तो वो वाक्य ही नहीं है जिन वाक्य का जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या ये सब कुछ घालमेल की परिस्थिति थी? तो वकील की तरफ से कहा गया, जो पूर्णेश मोदी के थे, जी 50 मिनट का ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड था और कैमरा भी था, उस समय जो रिपोर्टर था वो भी मौजूद था, या सारे लोग जो मौजूद थे वहां पर उन्होंने सुना है। तो ऐसे में ये छोटा सा एक सवाल, जो सब चोरों के नाम, जो राहुल गांधी कहते हैं कि सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, और थोड़ा ढूंढेंगे तो सारे मोदी ही निकल कर आ जाएंगे, तो क्या इसको इंटेंशन ना माना जाए, डिफेम करने वाला? सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत साफ कहता है कि देखिए, पॉलिटिशियन को याद रखना चाहिए, या पॉलिटिशियन को क्या याद रहता है उसने पिछले भाषण में क्या कहा। तो पूर्णेश मोदी के वकील कहते हैं कि ऐसा है कि जब आरोप लग जाते हैं और जब ट्रायल होता है तब उसे याद आ जाता है, यानी सामान्य तौर पर पॉलिटिशियन को पता नहीं होता है। तो कितने मौके पर कितने पॉलिटिशियन किस तरीके से अपने भाषणों को देते हैं, और उस भाषण के एक लाइन को बेस बनाकर, और वह भी अधिकतम सजा अदालत ने क्यों दी यह तो बताए। और अदालत की तरफ से खामोशी बरती गई, फुसफुसाहट हुई जो पूर्णेश मोदी के वकीलों की टीम थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया कि मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। और यही वो आधार धीरे धीरे मजबूत होता चला जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व का ना होना, क्या यह एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि इसको आप तुरंत नियुक्ति कीजिए वहां पर? क्योंकि वायनाड से जो चुने गए थे, अभी वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने वहां चुनाव करा दिया हो। और लेकिन इसके बावजूद भी पूर्णेश मोदी के वकील कहते हैं, साहब ये हाई स्टैंडर्ड का मामला है, समझिए सांसद का मामला है, एक ऐसे पॉलिटिशियन से जुड़ा मामला है जो कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तब इस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो आप हाई स्टैंडर्ड के राजनेताओं के बारे में जो फैसले के जिक्र आप कर रहे हैं, तो 125 पृष्ठ का एक फैसला आया था हाई स्टैंडर्ड पॉलिटिशियंस को लेकर, आपको उसको पढ़ना चाहिए। यानी यहां भी स्थिति नहीं गली। तो ये सारी परिस्थिति होते होते आती है कि जो प्रतिनिधित्व का कानून है, रिप्रेजेंटेशन का जो एक्ट है, उसके मातहत मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। और ये सवाल का काउंटर करने के लिए एक झटके में पूर्णेश मोदी के वकील ने दूसरा रास्ता खोज लिया। उन्होंने कहा, देखिए राफेल के वक्त भी याद कीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट किया था, तब आपने उन पे कंटेम्प्ट नोटिस भेजा था। उस समय उन्होंने कहा था कि चोर है शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने बोला था कि इसको आप खुले तौर पर कहिए कि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी जिक्र करने की यहां पर क्या जरूरत है, कि जब आप जिक्र करते हैं चौकीदार चोर है, जो 2019 में 23 अप्रैल की घटना जो कंटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा गया था, उन्होंने कहा, बोले इसकी जिक्र यहां करने की क्या जरूरत है, इन बातों का जिक्र अगर पहले हुआ होता तो फिर मान लेते, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ के वकील ने कहा, तब तो हार्दिक पटेल के केस को भी परखना चाहिए। 2015 में जो फैसला दिया गया था जिसमें उनको मुक्ति दे दी गई थी, 2015 में जहां हिंसा हो गई थी गुजरात की। ये सारा मामला सुनने के बाद जब आखिर में कहा गया पूर्णेश मोदी के वकील के जरिए कि देखिए फैसला जो भी हो यह सीरियस प्रेजुडिस यानी प्रभावी नहीं होना चाहिए, लगे कि जानबूझकर यह फैसला दिया जा रहा है, तब
जस्टिस गवई ने पूरा फैसला जो पढ़ा उसके एक एक शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक झटके में सरकार की जो पूरी रणनीति इस दौर में बन रही थी वो कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप के बाहर तो नहीं बन रही थी। क्योंकि जिस तरीके से 2019 का मामला 2023 में खुलता है और 2023 में खुलने के बाद वह भी तुरंत फुरत कार्रवाई नहीं होती है, अपने अनुकूल कार्रवाई होती है, एक फैसला निचली अदालत सुना देती है, फिर वक्त दे देती है कि आप यहां पर अपने तौर पर जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। वो नहीं जमानत की अपील, वो दोबारा एक पहल होती है, फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट लंबे वक्त तक चीज़ों को रखता है। तो ऐसे में वकील जो पुणेश मोदी के वो तीसरा तर्क देते हैं और कहते हैं कि देखिए वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, और माफ़ी नहीं मांगने की परिस्थिति का मतलब है कि वो अपने तौर पर मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा, या वो मानते ही नहीं है किसी को। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। इन सब दिशाओं से चीज़ें डाइवर्ट होती हैं। सवाल है वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं। और अगर फैक्ट्स इस बात की दिशा में जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा था उसमें हमारे पास दो सवालों के जवाब आए ही नहीं है। पहला जवाब ये है कि जिन 13 करोड़ मोदी का जिक्र हो रहा है, उन 13 करोड़ में या तो उन 2-3 लोगों ने यहां पर अपील की, बल्कि किसी चौथे आदमी ने की। और 13 करोड़ अपने आप में एक साथ नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये था इस दौर में जो सबसे बड़े सवाल के तौर पर उभरा कि 2 साल की सजा, जब ये जानते समझते हैं कि जैसे ही 2 साल की सजा होगी वैसे ही कानूनी तौर पर संसद सदस्यता चली जाएगी, और उसमें 24 घंटे से कम का वक्त लिया गया। अब यहां से एक ऐसी राजनीतिक लाइन शुरू होती है। अगर इन फैसलों के दायरे तले चीजों को परखना शुरू कीजिए तो राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई। और राहुल गांधी की संसद में उस वक्त वापसी हुई है जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। सरकार की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है उसमें जवाब प्रधानमंत्री को भी देना है। और कांग्रेस को जितना वक्त मिलेगा उसमें सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के होंगे जो बोलेंगे। मसला मणिपुर को लेकर है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, और एक शब्द जो जिक्र किया पार्लियामेंट के बाहर, उसमें भी उन्होंने कई दूसरे 2 प्रांतों को जोड़ दिया और इस पूरी घटना को डाइल्यूट करने की कोशिश की। जब तक कल तक वहां पर हिंसा की खबरें आ रही थी, हथियार लूटे गए इसकी जानकारी आ रही थी। यानी प्रधानमंत्री की जिन मुद्दों पर चुप्पी है उसमें एक तरफ कॉरपोरेट का पूरा करप्शन और स्कैम है जो सरकार से मिलकर है, और दूसरी तरफ मणिपुर पर जो चुप्पी है वो वहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस पर खामोशी है। तो क्या जिन आधारों पर मोदी सत्ता चल रही थी, अब उसके सामने एक के बाद एक 3 बड़े सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जो उसकी नींव को हिला सकते हैं। पहला बड़ा सवाल तो यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इस देश के भीतर कोई ऐसी घटना हो जिसका प्रभाव राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा और उस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप रहें। अब यह सवाल राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में पूछेंगे तो वह सवाल छोटा पड़ जाएगा कि आप लंदन और अमेरिका जाकर भारत की डेमोक्रेसी को लेकर क्या सवाल खड़ा करते हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है इसका जिक्र कैसे किया जाता है। क्योंकि मणिपुर का सवाल और हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड, दोनों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ा है, और इन दोनों पे प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी बरती है। तो पार्लियामेंट एक झटके में ज्यादा करंट के साथ आपको अब नजर आने वाला है क्योंकि राहुल गांधी की वापसी हो गई। दूसरा सवाल, इस दौर में सरकार ने जो भी पिलर्स अपनी जीत के लिए बनाए हैं उसमें वो पूरी की पूरी छवि प्रधानमंत्री की छवि के इर्द गिर्द ही घुमड़ती है, और एक झटके में मोदी सरनेम को लेकर जो व्याख्या निचली अदालत ने की और जो सुप्रीम कोर्ट ने की, उन दोनों के भीतर इतना बड़ा गैप है कि उसके दायरे में अगर निचली अदालत के फैसले और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया जाए और बीच में प्रधानमंत्री पद को रखा जाए जिनके नाम को लेकर यह पूरा का पूरा केस शुरू हुआ था, तो एक झटके में लगेगा क्या सही में न्यायपालिका की प्रक्रिया को इस दौर में कहीं सत्ता अपने अनुकूल बनाने में तो नहीं लगी थी, जिसका जिक्र हलफनामे में राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। यह दूसरा सवाल है, यानी वो छवि एक झटके में धराशायी हो जाएगी। पहला सवाल मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खामोशी, दूसरा सवाल उससे जुड़ी छवि जो एक झटके में जो रणनीति सरकार बनाती है उसका पूरी तरीके से धराशायी हो जाना।
और तीसरी परिस्थिति जो विपक्ष को घेरने के लिए लगातार प्रधानमंत्री विपक्ष को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, पहली बार अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए जिन करप्ट पॉलिटिशियंस का नाम वो पब्लिकली लेते रहे, उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन को साथ लाकर सत्ता सौंपना, बीजेपी के साथ खड़ा कर देना, यह स्थिति खुले तौर पर पहली बार हर किसी ने देखी। यानी इन तीन मामलों के इर्द गिर्द अब सबसे बड़ा सवाल है वो कौन सी बिसात है जो मोदी और शाह अब जो बिछाएंगे उसमें इस बात का जिक्र हो सके कि क्या वाकई प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की छवि, सरकार के काम करने के तौर तरीके यानी गवर्नेंस, या फिर राजनीतिक तौर पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके जीतने की सोच जो अभी तक लिए हुए थे, क्या ये एक झटके में चीजें धराशायी तो नहीं हो गई? और अगर ये धराशायी हो गई है तो इसकी शुरुआत यकीनी तौर पर आपको पार्लियामेंट के भीतर अब नजर आने लगेगी, जहां पर वो तमाम मुद्दे और प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक सच है जो अपने तरीके से पहली बार हो रहा है। मानसून सत्र के भीतर प्रधानमंत्री की मौजूदगी पार्लियामेंट से 10 कदम की दूरी पर एनेक्सी में जरूर होती है, जहां वो अपने सांसदों के साथ बैठते हैं और पार्लियामेंट्री बैठक में उन्हें बतलाते हैं किस तरीके से इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन है, किस तरीके से इंडिया का मतलब इस दौर में कैसे पीएफआई हो गया है, आतंकवादी संगठनों का जिक्र करना या ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करना, ये तमाम तर्क वो बाहर देते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता कितनी हिली हुई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई यह कहीं से जायज नहीं है, और इसको क्यों सुनाया गया इसको बता पाने की स्थिति में सूरत की अदालत नहीं, उनके वकील नहीं, सरकार नहीं, हाईकोर्ट ने भी इस सवाल को नहीं उठाया। इससे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति शायद भारतीय राजनीति के भीतर 2024 के चुनाव से पहले हो नहीं सकती है, जहां राजनीतिक तौर पर सत्ता कहां पर अपना परचम आसमान तले लहरा रही थी और एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उसको जमीन पर ला दिया। इसीलिए आखिर में हमें लगता है, याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी तब थोपी थी जब उनकी सत्ता जा रही थी और उन्हें इसका एहसास हो गया था और वो इसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के भीतर न सिर्फ ऑक्सीजन भरता है बल्कि एक नेता को भी खड़ा करता है जो कि अपनी ईमानदारी के साथ और इस देश को नंगे पांव नापते हुए, बताते हुए कि क्यों इस देश में नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। करप्शन की परिस्थिति सरकार के साथ खड़ी है और समूची गवर्नेंस की बिसात जो है इस वक्त में वह विपक्ष से हाथों मात ना मिल जाए, इसी को लेकर बिछाई जा रही है और उसके दायरे में तमाम संस्थान आकर खड़े हैं। आज का फैसला एक लाइन में कहे तो भारतीय राजनीति के भीतर एक ऐसी लकीर को खींच गया है जो आने वाले वक्त में किसी भी राजनीतिक सत्ता की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।